हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी बाबा। अब हम करेंगे का 57वां भाग। अब तक आपने सुना कि रणविजय ने ईशानी के लिए अपना घर छोड़ दिया है। उसने रोल राजपूताना की बेशुमार दौलत को ठुकरा कर वफा की मुश्किल राह चुनी है। रणविजय अच्छी तरह से जानता था जितनी आसानी से वह रानावत पैलेस को ठुकरा कर वहां से निकल गया है, उतनी आसानी से रणधीर सिंह रानावत उसे उनकी जिंदगी से जाने नहीं देंगे। वह चुपचाप बैठने वालों में से तो थे नहीं। वह जरूर कुछ ऐसा करते जिससे रणविजय की आने वाली जिंदगी मुश्किल हो सकती थी। पूरे रास्ते रणविजय का दिमाग इन्हीं सब चीजों में उलझा हुआ था। हॉस्पिटल के गेट पर कृष्णा को देखते ही रणविजय के दिमाग ने सबसे पहले उसे इसी चीज से आगाह किया था। नवीन जी की मौत कैसे हुई, किसने करवाई? अभी इन सब चीजों को सोचने का समय नहीं था। सबसे पहले ईशानी के परिवार की सुरक्षा जरूरी थी। ईशानी का डर रणविजय समझ चुका था, इसलिए उसने श्यामा जी से हाथ जोड़कर ईशानी की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए वहां से सुरक्षित निकलने के लिए कहा। श्यामा जी इस हाल में ईशानी को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। आप हमारी बात समझने की कोशिश करिए चाची जी। आप नहीं जानती कि चाचा जी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि यह एक सोची समझी साजिश थी जिसमें कि हमारे परिवार को फंसाया गया है, रणविजय ने कहा। रणविजय की बात सुनते ही श्यामा जी बिल्कुल साकित रह गई। मैं अभी घर गया था और वहां पर ही मुझे सारी बातों की जानकारी हुई। ईशानी के ना कहने का भी सबसे बड़ा कारण यही है, रणविजय ने आगे बताया। पर आप प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए। ना मैं कभी ईशानी का साथ छोड़ूंगा और ना ही उस इंसान को छोड़ूंगा जिसकी वजह से आज आपका परिवार इस हालत में पहुंचा है। मुझे कुछ समय दीजिए, तब तक के लिए आप लोग किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर चले जाइए, रणविजय ने श्यामा जी को समझाते हुए कहा। कृष्णा को कहीं ना कहीं इन सब चीजों का पहले से ही अंदेशा था, इसलिए उसने अपनी मां को समझाते हुए कहा, वो गलत नहीं कह रहा मम्मी। इसलिए मैं अपने पूरे परिवार को यहाँ से लेकर जाना चाहता था, पर मैं बिना शादी हुए ईशानी को यहाँ तुम्हारे पास छोड़कर नहीं जा सकता। कृष्णा ने रणविजय से भी बात क्लियर की। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझता हूँ। मैं अभी इसी वक्त इसी हॉस्पिटल में ईशानी से कोर्ट मैरिज के लिए तैयार हूँ और उसके ठीक तुरंत बाद तुम लोग पीछे के रास्ते से रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाना। मैंने सारी व्यवस्था कर दी है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, रणविजय ने कहा। कृष्णा ने हाँ में सिर हिला दिया। पर ईशानी, श्यामा जी का दिल अभी भी ईशानी को अकेले इस हालत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। आप ईशानी की चिंता मत करिए चाची जी। यहाँ का माहौल शांत होते ही मैं खुद उससे आपके पास मिलवाने के लिए लेकर आऊंगा। आप भगवान से हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। बच्चे के जन्म के समय मैं खुद आप लोगों को लेने आऊंगा, रणविजय ने श्यामा जी को भरोसा दिलाते हुए कहा। इसके बाद तो सब कुछ बहुत तेजी से हुआ था। अभिनव और अदम्य अपने साथ वकील को लेकर आए थे। शादी की सारी जरूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करके उसी समय जमा कर दी गई। शादी के गवाह के रूप में ईशानी के परिवार वाले और रणविजय की तरफ से आशुतोष और उसकी पत्नी अनन्या थे। हालांकि अनन्या का भी मन इस शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वह अपनी सास और पति के डर से ही मन मारकर मजबूरी में इस शादी में शामिल थी। कृष्णा के परिवार को आदित्य ने पूरी सुरक्षा के साथ रेलवे स्टेशन तक छोड़ा। वहां पर पहले ही उन लोगों के जाने की व्यवस्था हो चुकी थी। ईशानी शादी के लिए तैयार तो नहीं थी, पर कृष्णा और श्यामा जी के समझाने पर किसी तरह से भारी मन से उसने शादी के लिए स्वीकृति दे दी थी। उसे रणविजय पर तो भरोसा था, पर उसके पापा पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। पर जब रणविजय ने खुद आगे बढ़कर ईशानी के परिवार की जिम्मेवारी उठाई, तो अब ईशानी कुछ हद तक निश्चिंत हो गई। लेकिन ईशानी ने शर्त रखी थी कि जब तक उसकी चाची का परिवार सकुशल दिल्ली से बाहर नहीं निकल जाता,
वो रणविजय के साथ कहीं नहीं जाएगी। रणविजय ने उसकी शर्त मान ली। श्यामा जी जब अपने परिवार के साथ सकुशल लखनऊ पहुंच गई तो उन्होंने ईशानी से फोन पर बात की। तब कहीं जाकर ईशानी की जान में जान आई थी। पर परीक्षा बस इतनी सी ही नहीं थी। परीक्षाओं का असली दौर अब जाकर इन दोनों की जिंदगी में शुरू हुआ था। हॉस्पिटल से निकलकर दोनों ने नैना जी के कहे अनुसार शिव पार्वती मंदिर में जाकर दर्शन किए। वहां नैना जी ने पहले ही पुजारी से कहकर इन दोनों की आर्य समाज की रीति से शादी की पूरी व्यवस्था करवा रखी थी। नैना जी फोन से लगातार अपने बच्चों के संपर्क में थी। शादी के लिए जरूरी कपड़े, गहने सब कुछ पहले ही उन्होंने नव्या के हाथों भिजवा दिए थे। अनन्या वापस चली गई थी, लेकिन आशुतोष, आदित्य और नव्या तीनों लगातार इन दोनों के साथ ही थे। रणविजय के परिवार की तरफ से सारी रस्में आशुतोष और आदित्य ने पूरी की थी। लड़की की बहन नव्या तो पहले से ही मौजूद थी। फिर जब कन्यादान की बारी आई तो बिना किसी के कहे हुए ही अदम्य ने आगे हाथ बढ़ा दिया। पर यह काम तो मैं भी कर सकता हूँ। अदम्य को आगे बढ़ते हुए देखकर अभिनव ने अपना हाथ उठाया। इस ट्यूबलाइट के दिमाग की बत्ती हमेशा थोड़ी देर से ही जलती है, पर अभी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा का पूरा फ्यूज उड़ गया हो। आदित्य ने अभिनव का मजाक उड़ाते हुए नव्या से कहा। जवाब में नव्या ने गुस्से से आदित्य को घूर कर देखा। मेरी तरफ नहीं, अपने होने वाले पति की तरफ देख, जो तेरी भाभी को तेरी नंद बनाने पर तुला हुआ है। आदित्य ने नव्या को अभिनव की तरफ देखने का इशारा किया, जो कि आराम से इन दोनों भाई बहनों के बीच हो रही बात को सुन रहा था और अब अदम्य के साथ साथ आगे बढ़कर ईशानी के कन्यादान की तैयारियों में लग गया था। नव्या ने घूरकर अभिनव की तरफ देखा और उसे पीछे हटने का इशारा किया। अभिनव ने कुछ ना समझते हुए आदित्य की तरफ देखा। एक रिश्ता तो ढंग से निभा ले जीजा, ये तेरे बस का नहीं। आदित्य ने हंसते हुए कहा। चुप करो, जब देखो तब उसका मजाक उड़ाते रहते हो। नव्या ने आदित्य को डांटा और खुद आदित्य अभिनव का हाथ पकड़कर आगे चल दी। अब ये कहाँ जा रही है? रणविजय ने आदित्य से पूछा। जवाब में आदित्य ने कंधे उचका दिए। ईशानी की तबीयत अभी भी सही नहीं थी। कुछ दवाइयों का असर था तो कुछ कमजोरी ईशानी पर ज्यादा हावी थी। इस कारण वह चुपचाप अपनी आंखों को असफल खोलने का प्रयास करती हुई सारी रस्में करती जा रही थी। शादी की पूरी रस्मों के दौरान नव्या हर वक्त उसके साथ ही थी। वैसे भी इस शादी में कोई ज्यादा झोल-झाल तो था नहीं। सब कुछ सादगी से बस निपटाया जा रहा था। रानावत का इकलौता राजकुमार इस तरह से शादी करेगा, ऐसा तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, पर वह शादी कर चुका था और यही सबसे बड़ी सच्चाई थी। करीब रात के 10 बजे रणविजय ईशानी को साथ लिए हुए अपने नए फ्लैट में आया। ये 3 BHK का फ्लैट रणविजय को उसके नानाजी की तरफ से मिला था, जो कि पूरी तरह से रणविजय के नाम से था। आदित्य, नव्या, आशुतोष, अभिनव और अदम्य सब रास्ते में ही कुछ ना कुछ बहाना बनाकर निकल लिए थे। रणविजय सब समझ रहा था। वैसे भी आगे का सफर उसे अकेले ही ईशानी के साथ तय करना था, इसलिए उसने कुछ कहा भी नहीं। उसके लिए तो बस इतना ही काफी था कि इन लोगों ने काफी मुश्किल समय में इन दोनों का साथ दिया था, पर अब ज्यादा साथ देने से ये लोग भी मुसीबत में पड़ सकते थे। इसलिए रणविजय ने भी उन लोगों को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। अपने फ्लैट पर पहुंचकर रणविजय ने जैसे ही दरवाजा खोलना चाहा, उसे दरवाजा खुला मिला। रणविजय को काफी हैरानी हुई क्योंकि इस फ्लैट की चाबी हमेशा रणविजय के पास ही रहती थी, पर जैसे ही उसकी नज़र सामने खड़े शख्स पर गई, उसको देखकर उसकी आंखें हैरत से बड़ी हो गई। कौन था दरवाजे पर? क्या रणधीर जी वापस उसे लेने आए हैं या फिर कोई दूसरी मुसीबत उसका रास्ता देख रही है? जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए।
मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।